आज की क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में जानने वाले हैं। किरचॉफ लॉ क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ साहब ने कौन कौन से दो नियम दिए थे इलेक्ट्रिकल संबंधित। देखिए, आप लोग के पास दो कंजर्वेशन नियम है। कंजर्वेशन नियम तो कई सारे हैं, लेकिन दो कंजर्वेशन नियम का यूज किया था किरचॉफ साहब ने। एक आपका करंट कंजर्वेशन लॉ, दूसरा आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो सबको पता होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अरे एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ये सबको पता है ना भाई। एनर्जी संरक्षण, ये एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कि ऊर्जा को आप न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह है आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। और करंट का भी आपका यही है, ठीक है, जिसमें चार्ज को न तो आप नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो इसी दोनों नियम का यूज करके किरचॉफ साहब ने दो नियम प्रतिपादित किए थे। वो दोनों नियम कौन कौन से हैं, तो चलिए वो दोनों नियम हम लोग देख लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ तो मैं बता दिया आपको कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये चीज हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को केवल पढ़ना है यहाँ पे क्या, किरचॉफ लॉ। हेडिंग लगाइए किरचॉफ लॉ, ठीक है। हेडिंग लगाइए किरचॉफ लॉ। देखिए, एक वैज्ञानिक थे सर किरचॉफ, जो कहाँ के रहने वाले थे, जो रहने वाले थे आपके जर्मनी के। और इन्होंने 1845 ईस्वी में, इन्होंने 1845 ईस्वी में ये क्या थे भाई, जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है, फिजिस्ट। जर्मन फिजिस्ट थे, जिन्होंने 1845 में एनर्जी कंजर्वेशन और करंट कंजर्वेशन, इन दोनों नियम का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल संबंधित दो नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम क्या था भाई, पहला नियम था आपका, लिख लीजिए यहाँ पे कि 1845 में इन्होंने इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनालिसिस से संबंधित, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस से संबंधित दो नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। दो नियम कौन कौन से थे भाई, पहला था आपका धारा का नियम, पहला धारा का नियम, दूसरा था आपका वोल्टेज का नियम, दूसरा था आपका वोल्टेज का नियम, है ना। ये दो नियम उन्होंने दिए थे, ठीक है। धारा के नियम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केसीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। और वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं भाई, केवीएल, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केवीएल इसको कह देते हैं और इसको केसीएल कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बात समझ में आ गई। अब यहीं पे एक दो पॉइंट थोड़ा सा और नोट करते जाइए, तब फिर मैं इन दोनों नियम का स्टेटमेंट भी लिख देता हूं अगले पेज पे। थोड़ा सा ये एक स्टेटमेंट नोट करिए कि जो आपका करंट करंट लॉ है, करंट केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, यह करंट कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है भाई, करंट कंजर्वेशन, या चार्ज कंजर्वेशन लिख लो यहाँ पे, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। और जो आपका और जो आपका वोल्टेज वोल्टेज लॉ है, या एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत पर कार्य करता है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत पर कार्य करता है, पर
कार्य करता है। ठीक है, बस ये दो स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका केसीएल है, केसीएल चार्ज कंजर्वेशन पे कार्य करता है, और जो हमारा केवीएल है ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, अब चलो दोनों का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, तब फिर क्लियर होगा। दोनों का अलग अलग हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पहले से ले रखा है केसीएल के लिए एक फिगर, यहाँ पे लगाइए हेडिंग केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ ये कहते क्या है, ये इस नियम के अनुसार स्टेटमेंट क्या है भाई? स्टेटमेंट इनका ये है कि किसी एक बंद परिपथ पे या किसी एक नोड पे आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक, या तो ऐसे दे सकते हैं, या फिर एक दूसरे टर्म में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी एक नोड पे करंट तो सभी दिशा से आने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। बात समझ में आ गई? तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए कि किसी नोड पर आने वाली सभी धारा का मान धारा का योग जाने वाली सभी धारा के योग के बराबर होता है। सभी धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक दूसरे स्टेटमेंट में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। लिख लीजिए कि किसी नोड पर आने वाली सभी धाराओं का आने वाली तथा जाने वाली सभी धाराओं का आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई? बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है। ठीक है ना? अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट को मैं कैसे वेरीफाई करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्या है भाई, ये है हमारा एक नोड। क्या मेरे भाई? ये है एक हमारा नोड। ठीक है, हमने एक नोड ले लिया। इस नोड पे हम ये देख रहे हैं कि टोटल 5 करंट इस पे आई है। टोटल 5 करंट आई है, 5 करंट है यहाँ पे। 5 करंट का डायरेक्शन अब किस तरीके से है वो हमें डिसाइड करना है कि वो डायरेक्शन इसमें कैसे कैसे दिया हुआ। देखो ये जो I1 करंट है इस नोड की तरफ आ रही है। ठीक है, I2 करंट भी नोड की तरफ आ रही है, I3 करंट भी नोड की तरफ आ रही है। लेकिन ये जो I4 करंट और I5 करंट है ये दोनों नोड से बाहर जा रही हैं। भाई ये हमारा नोड है, ये हमारा क्या है भाई? नोड है। इस नोड से हमको दिख रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रही है, जबकि ये तीनों क्या है? ये तीनों यहाँ पे आ रही है और ये दोनों बाहर जा रही है। जैसे कि हम आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है। ठीक, आपके घर में टोटल 5 सदस्य हैं। टोटल सदस्य कितने हैं? 5, जिसमें 3 सदस्य आपके घर पे आ रहे हैं और 2 सदस्य घर से बाहर जा रहे हैं। 2 सदस्य घर से बाहर जा रहे हैं। तो हम यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे रहने वाले लोग अभी कितने हैं, आप तो ये बोलेंगे कि 3, और यहाँ से बाहर जाने वाले लोग कितने हैं? 2। और ये पूछे कि टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल लोग कहेंगे आप 5। टोटल कितने हैं भाई? 5 है। टोटल यहाँ पे 5 करंट आपको दिख तो रहा है ना, लेकिन ये टोटल 5 करंट जो है वो इसमें से 2 तरीके की करंट है। एक करंट नोड की तरफ आने वाली है और एक जो करंट है वो नोड से बाहर जाने वाली है। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पे अब देखिए इसका अलजेब्रिक सम मैं लिखने जा रहा हूं। अलजेब्रिक सम इसमें कैसे लिखा जाता है, जो आने वाली करंट है, इनकमिंग करंट को हम लोग जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं, इनकमिंग करंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इन सभी करंट को मैं ऐड कर दे रहा हूं यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई ये तीनों आने वाली करंट है ना, तीनों इस नोड की तरफ आने वाली करंट है, मतलब तीनों ये घर में आ रही है, ठीक है। और ये दोनों घर से बाहर जा रहे हैं, ये दोनों इस घर से बाहर जा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका घर है, तो ये दोनों इस घर से बाहर जा रहे हैं, तो इसमें से माइनस कर दें, ठीक है। अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी एक क्वेश्चन लिखेंगे तो वो साइन के साथ लिखेंगे, मतलब उसके प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो उसको कहा जाता है अलजेब्रिक सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस कर दिया मैं, अब ये बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या लगा देंगे, माइनस का I4, ठीक है, और प्लस माइनस का I5, प्लस माइनस का I5। यदि इतना लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सभी के सभी किसके बराबर होने चाहिए, ये सभी के सभी बराबर होने चाहिए शून्य के। यही तो आपका ये वाला स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है पढ़िए तो, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। यही चीज हमने लिखा है और ये चीज हमने आपको लिख के भी दिखा दिया, ठीक है। ये न्यूमेरिकली मान भी हमने इसको लिख के दिखा दिया है। अब इसी इक्वेशन को यदि थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूं, इसी इक्वेशन को यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, तो क्या ये जो माइनस वाले टर्म है, इन दोनों माइनस वाले टर्म को इस साइड लेके आ सकता हूं, ये दोनों माइनस वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके चला हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो उस समय हमारा जो इक्वेशन बनेगा, उस समय इक्वेशन बन जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। क्या मैं इन दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊंगा, भाई LHS साइड है ना, इधर राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊंगा तो ये जीरो तो हट जाएगा, जीरो के साइड में ये क्या चला जाएगा, I4 और I5 चला जाएगा। तो अब हमें दिख रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर हो गई भाई, I4 और I5 के बराबर हो गई। तो ये जो I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ये कौन सी करंट है, यही तीनों करंट तो आने वाली करंट थी, यही तीनों करंट तो इस नोड पे आ रही थी, है ना। और I4 और I5 ये दोनों कौन सी करंट है, ये दोनों करंट इस नोड से बाहर की तरफ जा रही है। हमको दिख भी रहा है कि हाँ सर ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो यही स्टेटमेंट तो हमने लिखा है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, स्टेटमेंट हमारा है कि नोड पे आने वाली करंट, किसी नोड पर आने वाली सभी धारा का योग, सभी धारा का योग, कितनी धाराएं आ रही है, बात तीन धारा आ रही है, तीन धारा आ रही, तो तीनों धाराओं का हमने योग ले लिया यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। और जाने वाली सभी धाराओं का योग, जाने वाली सभी धारा कितनी है, एक आपका I5 है और एक आपका I4 है, ये दो धारा नोड से बाहर की तरफ जाने वाली, तो इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे बराबर कर दिया I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ये इसका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये किरचॉफ साहब का पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट के बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। और पहला स्टेटमेंट किस पे अप्लाई होता है, पहला स्टेटमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। और एक बात यहाँ पे और थोड़ा सा ऐड ऑन कर लीजिए आप, कि जो आपका केसीएल है, केसीएल केसीएल कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। देखिए केसीएल नोड एनालिसिस, नोड एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब आप लोग नेटवर्क पढ़ेंगे तो नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको दो थ्योरम दिया जाता है। कौन कौन से भाई, एक है आपकी दो थ्योरम है, दो एनालिसिस है, थ्योरम तो कई सारी हैं, दो एनालिसिस है, एक है आपका नोड एनालिसिस और एक है आपका मेश एनालिसिस, ठीक है। तो नोड एनालिसिस में हम लोग केसीएल यूज करते हैं और मेश एनालिसिस में हम लोग केवीएल यूज करते हैं। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके यूपीपीसीएल TG2 में भी पूछा है, आपके यूपीआरबीएनएल में भी पूछा है, और आपके आरआरबी टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोड एनालिसिस में यही पूछता है कि नोड एनालिसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, केसीएल यूज करते हैं या फिर केवीएल यूज करते हैं। तो नोड एनालिसिस में हम लोग केसीएल यूज करते हैं। क्या केवल और केवल केसीएल लगता है सर, नहीं सर, नोड एनालिसिस में केसीएल प्लस ओम्स लॉ लगता है।
नोड एनालिसिस में केसीएल प्लस ओम्स लॉ दोनों अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। चलो देखते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। यहाँ पे हेडिंग बनाइए किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है। या फिर इसका सेकेंड लॉ हटा के लिख दो वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये ज्यादा सही है। अब देखिए ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए एक बार कि किसी बंद पास में, किसी बंद लूप या पास में सभी विद्युत वाहक बल तथा वोल्टेज, सभी विद्युत वाहक बल तथा वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है भाई, शून्य होता है। ये क्या लिख दिया सर आपने, ये बात तो हमें नहीं समझ में आई। आप ऐसा बोलना चाहते हो कि सर ये क्या लिख दिया आपने, चलिए मैं समझाता हूं। देखो जैसे कि यहाँ पे तो इसने सब सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप ही ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक सर्किट बना दे रहा हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये एक आपका रेजिस्टेंस हो गया, इधर आपका एक वोल्टेज हो गया, ठीक है, इधर आपका एक वोल्टेज हो गया प्लस माइनस 10 वोल्ट, और एक वोल्टेज आपका यहाँ पे हो गया प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका एक लूप हो गया, लूप मतलब कि पूरा बंद परिपथ हो, पूरा एक बंद परिपथ है तो उसी को हम लोग कहते हैं लूप। और आपको दिख भी रहा है कि हाँ सर ये बंद परिपथ है, ये पूरा इस तरीके से जाने पे पूरा बंद है, तो ये क्या है, ये एक तरह का लूप है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यह है आपका R1 और ये है आपका R2 और इसमें करंट बहने वाली है, करंट I बह रही है, तो इसका हम लिख रहे हैं सेकेंड, किरचॉफ का सेकेंड लॉ के हिसाब से जो भी इक्वेशन बन सकता है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि I R1 प्लस I R2 माइनस 10 वोल्ट, ये वाला माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों विद्युत वाहक बल है या फिर वोल्टेज है, ये दोनों के दोनों विद्युत वाहक बल है या फिर वोल्टेज है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा है वोल्टेज ड्रॉप। ये दोनों क्या है मेरे भाई, ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। और ये दोनों हमारा एनर्जी सोर्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे ईएमएफ कहेंगे या फिर कहेंगे वोल्टेज सोर्स कहेंगे, ठीक है। तो इन सभी का योग कितने के बराबर होगा, इन सभी का योग 0 के बराबर होगा। या फिर हम इसको एक अलग टर्म में कैसे कह सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में या किसी बंद लूप में सभी बीज ईएमएफ के जो भी जितने भी ईएमएफ दिए हुए हैं सभी ईएमएफ का बीजगणितीय योग या सभी ईएमएफ का योग वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे -10 कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। और इस 20 वोल्ट को मैं राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि जो ईएमएफ है सभी ईएमएफ का योग सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, सभी ईएमएफ का योग सर्किट में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है। यही है आपका किरचॉफ सेकेंड लॉ या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट के हिसाब से यदि मैं लिखना चाहूँ वोल्टेज ड्रॉप या फिर जो मैं ये स्टेटमेंट बोला हूँ उस स्टेटमेंट को लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे एक आपका वोल्टेज बन रहा है VAB, फिर एक वोल्टेज बन रहा है आपका VBC, फिर एक वोल्टेज बनेगा आपका VCD और फिर एक वोल्टेज बनेगा आपका
डी ए, इन सभी वोल्टेज का योग कितने के बराबर हो जाएगा? इन सभी वोल्टेज का योग 0 के बराबर हो जाएगा। क्या ये वाला नियम खत्म हुआ? ये वाला नियम सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? सत्यापित हो गया ना। अब चलिए यहाँ पे एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसके बारे में भी, किरचॉफ लॉ केवीएल के बारे में भी एक दो पॉइंट और नोट कर लीजिए कि मेश एनालिसिस में केवीएल का यूज किया जाता है, केवल केवीएल ना लिखो, केवीएल प्लस ओम्स लॉ यूज किया जाता है, केवीएल प्लस ओम्स लॉ का प्रयोग होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो केवीएल है, केवीएल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे कार्य करता है, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही।